साहब, अधिकारी वर्ग, हमारे सूचना एवं प्रसारण के सीपीएस संजय अवस्थी जी, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक वादा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से किया था और कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो हम अपने सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कारपोरेशंस के है, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे डीसी ऑफिस के पास बैठे थे, मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारा न्याय संगत फैसला है। इस फैसले में अड़चनें काफी आई, लेकिन हमने फैसला किया कि हमें सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से इस पेंशन को लागू करना चाहिए। फैसला करते हुए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ का इस पर असर पड़ेगा। लेकिन जब हमने आंकलन किया कि पिछली सरकार ने हमें हमारी झोली में क्या डाला है, आंकलन करने के बाद पता लगा कि जो सरकारी कर्मचारी अभी सरकार में काम कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उसका पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का एरियर है जो आज तक नहीं दिया। उसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नौकरी लगे हुए हैं 4,430 जो अभी नौकरी लगे हैं करोड़ का एरियर उनका पड़ा है। जो सैलरी का है, जो नौकरी लगे हैं अभी उनकी सैलरी का जो एरियर हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। पेंशन वाले जो सरकार में काम कर चुके हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, उनका 5,226 करोड़।
और जो अभी 6th पे कमीशन लागू हुआ उसका डीए तकरीबन 1000 करोड़ है। तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी झोली में 11,000 करोड़ की अदायगी जो हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को करनी है वो डालकर गई है। ये कैसी व्यवस्था थी कि सरकारी कर्मचारियों के एरियर को भी नहीं दिया गया, जो पेंशनर थे उनके एरियर को भी नहीं दिया गया, और किस प्रकार से गवर्नेंस करते रहे और किस प्रकार का प्रशासन चलाते रहे। बड़ा दुख होता है कि आपने 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, वो भी अंतिम साल में जब जाने वाले थे, और 1000 करोड़ का डीए का एरियर हम पर छोड़ गए। यही नहीं, 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। अगर इन संस्थानों का खर्चा जोड़ दिया जाए ये संस्थान कैसे खुले। 380 के करीब प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए। 23 के करीब कॉलेज खोल दिए गए। एक लेक्चरर जो डेपुटेशन पर दूसरे कॉलेज से लाया गया उसके सारे कॉलेज खोल दिए गए। और कोई एक कॉलेज की घटना नहीं है ये, 80%, 90% कॉलेजों में एक टीचर के अनुसार कॉलेज खोल दिए गए। इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोल दिए गए, आईपीएच के डिवीजन खोल दिए गए। और ये कब खोले? अगर अपने सरकार के प्रथम वर्ष में खोलते अच्छी बात होती, द्वितीय वर्ष में खोलते और अच्छी बात होती, तृतीय वर्ष में खोलते थोड़ा और अच्छा होता, चौथे वर्ष में खोलते थोड़ा कम अच्छा होता। 4.5 साल तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई जिसे चुनावी देवीय शक्ति कहते हैं। उसका उन्होंने सोचा कि चुनाव के माध्यम से 900 संस्थान खोलकर मैं इसका फायदा उठाऊंगा। ऐसा काम ना तो प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी थे, डॉक्टर रामलाल जी थे, वीरभद्र सिंह जी थे, शांता कुमार जी थे, धूमल जी भी थे। 75 साल तक वो संस्थानों को मजबूत करते रहे। लेकिन यहां 4.5 साल तक तो जयराम जी भी संस्थानों को मजबूत करते रहे। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आई कि 900 संस्थान खोल दिए गए। अगर हम उसका खर्चा निकालें, अगर हम ये सोचें कि हम ये सारे संस्थान चलाने हैं, तो ये 5,000 करोड़ की लायबिलिटी और जोड़ दीजिए। 16,000 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आता है। हमने कहा जहां जरूरत होगी, नीड बेस, हम संस्थान जो है उनको खोलेंगे। 11,000 करोड़ का तो देना ही है। ये 5,000 करोड़ तो उन संस्थानों को चलाने के लिए आना था जहां हमें कड़ा फैसला लेना पड़ा, और हमने फैसला कड़ा लिया, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हम कैबिनेट और सभी विधायकों ने विधायक दल की बैठक में फैसला लिया कि हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसे है कि जो हमारा पुराना संस्थान था वो भी खराब हो गया, 2 आदमी वहां से शिफ्ट कर दिए, और नया संस्थान भी नहीं चला और पुराना भी नहीं चला। इन सब समस्याओं के बावजूद हमने फिर भी अपना वादा पूरा करने का ठाना था। चर्चाएं हुई, 3-4 बार मीटिंग हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सबसे बातचीत करने के बाद फिर हम कर्जे पर आ गए कि डबल इंजन की सरकार थी, कुछ मिला होगा। जब कर्जा पता लगा तो 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है। ये कैसे सरकार चला रहे थे? कैसा इनका मंत्रिमंडल था?
आज इन्होंने किस प्रकार इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके अपना सत्ता सुख भोगा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। 75,000 और 11,000 करोड़ का ये कर्ज जोड़ लीजिए, 86,000 करोड़ रुपया, जिसमें 11,000 करोड़ हमको देना ही है। 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस हिमाचल प्रदेश पर छोड़कर चले गए थे। और चुनाव जीतने के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपए का और कर्जा लगा देते इन संस्थानों के खर्चा, तो 91,000 हो जाता। ये इस प्रकार की सत्ता हमें छोड़कर चले गए। फिर भी इन सब आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हम अपने संसाधन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं, प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि समय के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। हम हिमाचल की जनता पर आने वाले समय में कर्ज का बोझ ढाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हिमाचल सुंदर प्रदेश है, इसलिए हमें आने वाले समय में कुछ और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और उसमें हम पत्रकार बंधुओं का भी साथ चाहते हैं, हिमाचल की जनता का भी साथ चाहते हैं। फैसला समाज के और प्रदेश के हित के होंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब फैसला लेना होता है और जो वादा किया होता है, वो कांग्रेस की नीति भी साफ थी, नियत भी साफ थी। अभी तो पहला विधानसभा सेशन हुआ, हमसे पूछते थे कब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और आज से ही लागू कर दी गई है। और देखिए, दिन रात मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा। ये वही अधिकारी है जो उनके समय में थे, लेकिन हमने सोच को बदला। दिन रात मेहनत करने के बाद हमने बोला कि जो एनपी जिनको पेंशन नहीं मिलती, उनका जो पैसा कंट्रीब्यूशन है, जो 14% हम देते हैं और 10% एम्प्लॉय से लेते हैं, वो कितना बनता है। पता लगा 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास इन सरकारी कर्मचारियों का जमा हुआ है। हमने पत्राचार किया कि आप हमें इसको दीजिए। वो कहते हम सरकार को देने के नहीं चाहते, हम वाद्य नहीं है। कोई इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर से मांगेगा तो उसको हम वाद्य है मान सकते हैं, वो भी सोच विचार करके। सरकार को नहीं देंगे 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन फिर भी हमने इन सब समस्याओं को पार करते हुए फैसला किया कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और हम पहली ही कैबिनेट में अपने सरकारी कर्मचारियों को, जिनको 1,36,000 कर्मचारियों को लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर यह तोहफा देना चाहते हैं। और आज हमने उनको तोहफे के रूप में ये पेंशन योजना लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दी है। दूसरी, हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे, और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी, और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनिरुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर
हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। तीसरा, एक और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा ना की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटी हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए। हम वचनबद्ध है अपने प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू होनी है। एक तो लागू आज होगी, बाकी की 2 ओल्ड पेंशन आज लागू होगी, बाकी की 2 1 महीने के बाद भी लागू होनी है। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है, ये हमारे सरकार की कार्य करने की प्रणाली है। हम चाहते हैं कि तीव्र गति में फैसले हो और जो चीज करने की है उसको किया जाए। मैं अपने सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि दिन रात मेहनत करके कहां से क्या योजना लानी और कहां से रिसोर्स पैदा करने हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और हिमाचल की जनता को हम इस लोहड़ी के पर्व अवसर पर यह कहना चाहते हैं कि हम ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य हिमाचल की जनता का सेवा करना है। इस दृष्टिकोण से हमने बार बार कहा है, हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम को मानेगा उसको लागू कर दिया जाएगा, जब से भी। नहीं, वो तो ऑप्शनल हो, अगर उनकी मर्जी है। हमने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। देखिए, चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति तो नहीं करते ना। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए डीजल के बैट से कटाए और हिमाचल प्रदेश में डीजल जो है सस्ता हो गया। आज भी उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में से सस्ता हिमाचल में डीजल उपलब्ध है, सस्ता आज भी। हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए, वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम नाम दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम फार्मूले के तहत ही लागू किया जाएगा।
ऐसे बोर्ड और कारपोरेशन जब आएंगे तब उनके साथ बातचीत करके कर लिया जाएगा समस्या। मेरी बात को आपने सुना नहीं कि 8,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूट होता है, जिसमें 14% सरकार का शेयर जाता है और 10% एम्प्लॉयज की पे से कटता है, वो केंद्र सरकार के पास पड़ा है। केंद्र सरकार 8,000 करोड़ है उनका, जो उनकी पे से हर महीने कटता है। हमने बोला हम उसके बाहर से अपने सोर्सेज से जो 3 रुपए बैट बढ़ाया, उसके माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे और आने वाले समय में हम हो सकता है कि डीजल पर ही हमने किया है, तो ये चीज हमने कही है। सर एक ये जो फार्मूला की बात की आपने, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब किस फार्मूले के तहत हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन दे रहे हैं? एक ये, दूसरा जो एरियर देना है 2003 से लेकर, उसको किस तरीके से देना है? हम एरियर का तो अभी हमें 2-3 साल के समय में रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे। जैसे रिसोर्सेज अगर 6 महीने में पैदा हो जाते हैं, 4 महीने में होते हैं, साल में पैदा होते हैं, 2 साल में पैदा होते हैं, उस व्यवस्था पर भी हम काम कर रहे हैं। 2-3 साल में होते हैं, एरियर हम देंगे, लेकिन अभी इमीडिएटली हमारे पास एरियर का पैसा देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं फार्मूले हमने सभी का स्टडी किया और छत्तीसगढ़ के फार्मूले के आधार पर अपना हिमाचल प्रदेश का जो बेस्ट फार्मूला था उसको लागू किया। सर मेरा सवाल ये है कि ओपीएस देने से प्रदेश सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? साल का मेरा ख्याल है कि अभी ओपीएस देने के लिए इस साल तो मेरे को 800-900 करोड़ करेगा, अगले साल आने वाले समय में ज्यादा बोझ पड़ता जाएगा। सर तीन क्वेरीज हैं छोटी छोटी, और क्वेरीज का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मैसेज है वो आगे बिल्कुल क्लियर जाए। जैसे आपने कहा कि आज से लागू होगी है ओल्ड पेंशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनपीएस में हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको हम बंद कर रहे हैं, जो भारत सरकार में जा रही है। तो क्या उसका जो कॉर्पस है वो अलग बनेगा, क्रिएट होगा जो ओल्ड पेंशन देने के लिए? और दूसरी बात, जो 2003 से लेकर अब तक रिटायर हो चुके हैं, 12,000 या 13,000 के आसपास फिगर है, उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो अपना पैसा अगर सरेंडर करना चाहें तो ओल्ड पेंशन मिल जाएगी? और तीसरा सवाल इसमें एक और है कि जो अभी लोग हैं उनका जीपीएफ अकाउंट कब से हम एक्टिवेट कर रहे हैं जो प्रिवेंटिव सर्विस में? एक मैं आपने 3 सवाल पूछ लिए, क्वेरीज नहीं की, सवाल 3 पूछ लिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप इंतजार कीजिए, सब चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होकर आएगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने कहा है, जब हमारी नीयत साफ है तो नीति भी साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत आभार माननीय, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सभी से निवेदन है कि यहाँ पर